जोहार। आप सभी का स्वागत है SLA JCRT के पहले मासिक कार्यक्रम में। इस मासिक कार्यक्रम में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज जानेंगे, जो है विद्यालय नेतृत्व एवं नवाचार। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत विद्यालय नेतृत्व अकादमी झारखंड का यह कार्यक्रम आमतौर पर विद्यालय प्रमुख के लिए तो है ही, साथ ही DSLA एवं BSLA के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान हम आज यह जानेंगे कि कैसे विद्यालय नेतृत्वकर्ता के द्वारा विद्यालय में नवाचार करने में उनकी अहम भूमिका होती है। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और आपसे रूबरू होने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दोनों मेहमानों का परिचय आपसे करवाता हूँ। सर्वप्रथम हमारे साथ राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त श्रीमती डॉक्टर निरुपमा कुमारी, सहायक शिक्षिका हिंदी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय रामरुद्र चास बोकारो से हैं। श्री दिनेश कुमार शुक्ला जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय बुनियादी विद्यालय पोलपोल मेदिनीनगर पलामू से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे राज्य के अन्य जो सभी विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक या शिक्षक हैं, जो कि नित्य नए नवाचार कर रहे हैं, वो भी अपने नवाचारों को हमसे साझा कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी का सहयोग लेना होगा, जिस पर कि आप अपने नवाचारों को भेज सकते हैं। हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है jcert.ran@gmail.com। साथ ही आप हमारे साथ अपने नवाचारों को व्हाट्सएप नंबर पर भी साझा कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9868467050। तो आइए अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निरुपमा मैम से यह जानना चाहेंगे कि जो यह कार्यक्रम राज्य स्तर से प्रारंभ किया जा रहा है, जो लक्षित समूह को ध्यान में रख करके इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, इसकी एक रूपरेखा आप हमारे दर्शकों को बताएं। आप सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार गौरव जी, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। विद्यालय नेतृत्व एवं नवाचार पर यह कार्यक्रम केंद्रित है, ये तो आपने बता ही दिया है। आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ साथ आप सभी दर्शकों को भी श्री दिनेश कुमार शुक्ल जी के किए गए नवाचारों और विद्यालय नेतृत्वकर्ता के रूप में इनके किए गए कामों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इनके द्वारा प्राप्त अनुभव आप में से कई शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी ही चुनौतियां आपके विद्यालय में हो और इनके अनुभव से आपको कुछ मार्गदर्शन मिल सके कि आप अपने विद्यालय में किस तरह चुनौतियों से निपटने में सहायक हो सकते हैं। विद्यालय प्रमुख के पास कई सारी चुनौतियां होती हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, जिनमें सबसे जो पहली चुनौती है वो है संदर्भ आधारित। बच्चों का अलग अलग परिवेश, उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, साथ ही साथ भौगोलिक विविधताएं होती हैं जो हर एक विद्यालय को अलग बनाती हैं। खासतौर से झारखंड जैसे प्रदेश में ये चीज़ें और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके साथ साथ
पृष्ठभूमि के साथ साथ जो संगठनात्मक यानी कि विद्यालय का आकार कैसा है, संरचना कैसी है, प्रत्येक विद्यालय अलग अलग आकार और संरचना में है। साथ ही साथ आजकल बहुत आवश्यक हो गया है आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो किस प्रकार से है, किस प्रकार से उसका प्रबंधन होता है। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रशासनिक और प्रबंधकीय चुनौतियाँ भी होती हैं और योजना एवं विकास संबंधित मामले भी होते हैं। और इन सब के साथ साथ जो बेहद ज़रूरी है हमारे विद्यालय में वो है शैक्षणिक संरचनाएं। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और इनमें भी कई सारी चुनौतियां आती हैं। विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उनके अकादमिक, गैर अकादमिक, इसके साथ साथ उनका व्यावसायिक जो एक भाग होता है व्यावसायिक विकास का, व्यावसायिक प्रशिक्षण का, वो भी एक महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम शिक्षकों के भाग में देखते हैं तो अभी सतत एवं ये जो उनका सतत व्यावसायिक विकास की बात की जाती है, सीपीडी की बात की जाती है, तो वो भी एक लक्ष्य हो गया है। तो इस तरह से कई सारी चुनौतियां हैं जिनमें एक विद्यालय प्रमुख को एक ऐसे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है जो उन्हें उनके बेहतर कामों को दर्शाने का एक मंच प्रदान करे और साथ ही साथ इन चुनौतियों से निपटने में उनकी सहायता भी करे। तो ये विद्यालय नेतृत्व अकादमी इसी सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। अगर हम बात करें कि ये किस तरह से इसकी स्थापना हुई है तो NCSL NIPA नीपा कहते हैं जिसको, तो NCSL नीपा जो है वो केंद्रीय संस्थान है और इसके तत्वावधान में झारखंड में विद्यालय नेतृत्व अकादमी की स्थापना की गई है। NCSL नीपा जो है वो देश के लगभग 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य करती है और इनमें वो नेतृत्व की आवश्यकता और प्रासंगिक जो मुद्दे हैं उन पर लोगों का मार्गदर्शन करती है, विद्यालय प्रमुखों का। झारखंड इनके मार्गदर्शन में ही कार्य करता है, यानी कि SLA झारखंड में जो स्थापित है वो NCSL नीपा के मार्गदर्शन में काम करता है और उनके दिए गए दिशा निर्देश के आधार पर राज्य में SLA के तहत कई सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे विद्यालय प्रमुखों के लिए झारखंड से संदर्भित मुद्दों को लेकर के मॉड्यूल तैयार करना और विद्यालय प्रमुखों द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं या चुनौतियां हैं उनसे संबंधित केस स्टडीज़ इकट्ठा करना, विद्यालयों की डॉक्यूमेंट्री तैयार करना, वीडियोग्राफी कराना। पिछले 2 वर्षों में आप देख सकते हैं कि कुछ चैनल्स पे इस तरह के वीडियो जो है SLA के चैनल्स पे अपलोड भी किए गए हैं। और इसके साथ साथ विशेष व्याख्यान और वेबिनार वगैरह आयोजित करना। एक और महत्वपूर्ण कार्य है इसका कि NCSL नीपा और जो झारखंड के विद्यालय प्रमुख हैं इन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करना, यानी कि NCSL नीपा जब भी अपना कोई कार्यक्रम आयोजित करती है देश भर के शिक्षकों के लिए, तो उनसे हमारे राज्य के शिक्षक किस प्रकार वहां पहुंच सकते हैं, किस तरह उससे जुड़ सकते हैं, इस कड़ी के रूप में भी SLA झारखंड कार्य करता है। यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जैसा कि निरुपमा मैम ने बताया कि SLA की जो झारखंड की जर्नी है और कैसे वो नीपा NCSL के तहत कार्य करती है, तो जैसे हर एक वर्ष जो है JCRT के द्वारा जो SLA झारखंड है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। और ये जो राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है इसके मुख्य रूप से जो भाग लेने वाले, इसमें भागीदार जो होते हैं, उनके लिए स्पष्ट गाइडलाइन भी राज्य स्तर से दिया गया है कि उसमें विद्यालय प्रमुख को ही मुख्य रूप से भाग लेना है। तो विद्यालय प्रमुख को इसमें मुख्य रूप से भाग लेने के लिए भी इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी विद्यालय के प्रमुख नेतृत्व करने वाले हैं वो अपने द्वारा किए गए नवाचार को शोध पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का एक जो मंच राज्य स्तर पे उपलब्ध कराया जा रहा है वहां पर अपनी बातों को रख सकें और उनकी बातों को हमारे राज्य के जो अन्य विद्यालय प्रमुख हैं वो जान सकें और अवगत हो सकें। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जब हम नेशनल सेमिनार की बात करते हैं तो आपको ये भी बता दें कि इस वर्ष यह नेशनल सेमिनार 17 से 19 जनवरी को प्रस्तावित है और इसके लिए अभी लिंक खुला है, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें शोध आलेख के साथ साथ केस स्टडीज़ और वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं। इसका पत्र आपको विभाग के द्वारा प्राप्त हुआ ही होगा। अच्छा, जब SLA की हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ एक स्टेट में बनी हुई संस्था है। स्टेट में इसके कोर कमेटी जो है वो 30 सदस्यीय हैं और इनमें विभिन्न जिले के शिक्षक भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो हमारे प्रत्येक जिले में यानी कि हमारे 24 जिले में
DSLA की स्थापना की गई है, यानी कि जिला स्तर पर विद्यालय नेतृत्व अकादमी की भी स्थापना की गई है और उसमें भी एक समिति बनाई गई है जिसमें शिक्षक और अन्य शिक्षा से जुड़े हुए जो हितधारक हैं वो उसमें सम्मिलित हैं। इसके साथ साथ लगभग 262 BSLA की स्थापना की गई है। BSLA यानी कि ब्लॉक लेवल पर स्कूल नेतृत्व अकादमी की स्थापना की गई है। इन सारे चैनलों में इस तरह से स्थापित, यानी कि राज्य, फिर राज्य के बाद जिला और जिला के बाद ब्लॉक, इस तरह से इसकी संरचना इसलिए बनाई गई है ताकि कोई भी विद्यालय प्रमुख अपनी अगर वो सहायता चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, अथवा वो अपने बेहतर कार्यों को दर्शाना चाहते हैं या चुनौतियों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वह मंच उन्हें हर जगह उपलब्ध हो। तो यह पूरी तरह से विद्यालय प्रमुख एवं उनके चुनौतियों और बेहतर कार्यों को दर्शाने का एक मंच है। आज की इस कार्यक्रम में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं दिनेश कुमार शुक्ल जी और उनके द्वारा जो किए गए हैं प्रयास, उनके बारे में। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि शुक्ल जी आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये दिनेश कुमार शुक्ल जी पलामू के मेदिनीनगर के सदर प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय पोल में प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं। इन्होंने वर्ष 2015 में भाषा शिक्षक के रूप में झारखंड सरकार में योगदान दिया और इसके पूर्व CBSE में पढ़ाने का सर का एक लंबा अनुभव रहा है। इसके साथ साथ अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इतिहास और रूरल डेवलपमेंट, इन दोनों में इन्होंने MA किया हुआ है, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। साथ ही साथ इनके पास LLB की डिग्री भी है, यानी कि विधि की पढ़ाई भी इन्होंने की है। बाल साहित्य लेखन में इनकी गहरी रुचि है और JEPC से आपको याद होगा कि 10 कहानियों की एक श्रृंखला बाल साहित्य के तहत प्रकाशित की गई थी, जिसमें सर की कहानी है फेरी वाला। साथ ही कई सारे प्रतिष्ठित समाचार हैं और JEPC से एक पत्रिका पंख प्रकाशित होती है, पंख जूनियर और पंख सीनियर, तो उसमें भी सर के कई कविताएं और आलेख सर के प्रकाशित हुए हैं। भारत सरकार द्वारा निर्देशित FLN कार्यक्रम जो कि राज्य में चलाया जा रहा है, तो उसमें सर राज्य स्तर पर प्रशिक्षक की भूमिका में रहे हैं और इस नाते भी आप में से कई शिक्षक या विद्यालय प्रधान सर से रूबरू हो पाए होंगे। JCRT की अनेक कार्यशालाओं में और प्रशिक्षणों में सर की सक्रिय भागीदारी रही है और SLA कोर कमेटी के सर सदस्य भी हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेतृत्व के संबंध में आपका क्या विचार है? आपकी नज़र में विद्यालय नेतृत्व के क्या मायने हैं? प्रथमतः JCRT और विद्यालय नेतृत्व अकादमी झारखंड को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो मुझे एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अनुभव साझा करने का मौका उपलब्ध कराया गया। मैम, आपने विद्यालय नेतृत्व के मायने को लेकर जब बात आप करती हैं तो मेरी सोच इसमें है कि एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता जो हो वह एक मार्गदर्शक हो, प्रेरक हो और साथ में सहयोगी की भूमिका में हो। इसका आशय इस तरह से हम लोग लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी विद्यालय जो प्रमुख होता है उसके लिए आवश्यक है कि उसकी दृष्टि और दिशा निश्चित हो। कहने का भाव यह है कि हम जब कोई विद्यालय के शैक्षिक से लेकर नैतिक लक्ष्यों को लेकर निर्धारित करते हैं तो उसकी पूर्णता को लेकर हम कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता होती है, उसके क्रियान्वयन में हम अपना सहयोग करते हैं। साथ ही साथ आवश्यकता होती है विकास और नवाचार का, यानी समय के अनुसार शैक्षिक जो गतिविधियां हैं उनको हम नवाचार में डालते हैं और नई तकनीकों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इसके विकास को लेकर सतत प्रयास करते रहते हैं। साथ ही आवश्यकता होती है एक विद्यालय प्रमुख के रूप में प्रेरणा और सहयोग को लेकर, समर्थन को लेकर, कि हम अपने शिक्षकों को, छात्रों को प्रेरित करते रहें और साथ ही साथ उनको हम सहयोग भी करते रहें। आवश्यकता होती है चुनौती और समाधान को लेकर। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता को ज़रूरत होती है कि हम चुनौतियों को उसका समाधान तक पहुंचाएं और शिक्षक और छात्रों की जो भी समस्याएं होती हैं उसको हम सकारात्मक तरीके से समाधान तक पहुंचाएं। मैम, बिल्कुल, ये विजन और मिशन ये दोनों क्लियर होना चाहिए और इसी के हिसाब से हमें आगे का कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे दर्शक ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि अपने विद्यालय, राजकीय बुनियादी विद्यालय पोल में बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करने के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? इसके लिए पिछले 7 सालों से मैं वहाँ विद्यालय के प्रभारी के रूप में रहा हूँ।
विरासत के रूप में विद्यालय मुझे जो प्राप्त हुआ वह बंद विद्यालय के रूप में था। बच्चे और अभिभावक को यह सरकारी विद्यालय किसी न कारण से बहुत दूर हो चुका था। मैंने सबसे पहले अभिभावकों को अपने विश्वास में उतारा और उसके साथ साथ वहाँ के छात्रों को, वहाँ के समुदायों को आपस में बैठकर मैंने बात करी और यह मेरे लिए इसलिए सहयोग हो पाया क्योंकि मैं उस विद्यालय का छात्र 80 के दशक में बोरा बिछाकर बैठा हुआ छात्र था। मैं उन्हें यह समझा पाने में सफल रहा कि जब मैं यहाँ पर एक समान छात्र के रूप में होकर आज विद्यालय के प्रधान के रूप में हूँ तो आपके बच्चे भी बेहतर हो सकते हैं। इसको लेकर मेरे जो शिक्षक साथी थे उन्होंने बहुत ही बेहतर सहयोग किया। वहाँ के जो बुजुर्ग थे, जो पूर्ववर्ती छात्र थे जिन्होंने बहुत ही बेहतर किया, उन सबों के साथ बैठकर बात करी और अभिभावकों को विश्वास में लिया और परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे बच्चे हमारे साथ जुड़ते गए, अभिभावक का विश्वास आते गया और आज बहुत सुखद परिणाम है और बहुत बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध है। मैं बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षाओं की तो भाषा ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और चूँकि आपने पुस्तक लिखी भी है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है फेरीवाला बाल साहित्य के रूप में, इसका उपयोग आप विद्यालय में किस प्रकार करते हैं? फेरीवाला की बात आप कर रही हैं, खासकर पूर्ण भारत मिशन के तहत मातृभाषा और क्षेत्रीयता के काफ़ी महत्व दिया गया है। हम सभी बेहतर तरीके से समझते हैं कि खासकर छोटे बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षण देने के लिए उनकी मातृभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा हम माहौल पैदा करें, उस तरह का परिवेश दें। फेरीवाला भी एक बाल साहित्य पत्रिका है जिसमें बच्चों के आसपास हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, बच्चों जब देखते हैं तो उसका जब दृश्यांकन करते हैं तो बहुत बेहतर तरीके से बच्चे एक समझ बना पाते हैं और अपने आप को उसमें खुद को पाते हैं। तो उनको कोई विद्यालय का परिसर या घर के परिसर में अंतर नहीं दिखता है। कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट जैसी चीज़ें जो मिलती है उसके पीछे रीजन भी होता है कि विद्यालय का परिवेश थोड़ा सा अलग दिखता है और घर का परिवेश अलग। लेकिन इस पत्रिका के माध्यम से पढ़ने की संस्कृति जब बच्चों के साथ साझा करते हैं, इसी तरह की अन्य बाल साहित्य की पुस्तकें हैं या फिर दादी नानी कहानी जब हम साझा करते हैं तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है और उनको लगता है कि हमारे आसपास की ही बातें हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो हमारे ही परिवार के सदस्य के रूप में हैं और इस तरह से बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित भी होते हैं और वह शिक्षण के क्षेत्र में बेहतर कर पाते हैं। मैं बिल्कुल, जब हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं तो पेडागोजिकल लीडरशिप इसको बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि हमारा जो अगर हम विद्यालय का आउटपुट कहें तो अंत में तो बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियां ही हमारी आउटपुट है। तो इसके क्रम में जो पेडागोजिकल लीडरशिप है उसको काफ़ी महत्व दिया जाता है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि आपने इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया है। मुझे याद आ रहा है कि जब DigiSaath कार्यक्रम चलता था 2020 में तो हमने आपके कुछ वीडियो कंटेंट भी देखे थे और वो जो कि हिंदी के ही होते थे तो सहज उपलब्ध है, उनको देखा हमने। तो बच्चों में डिजिटल संसाधनों के उपयोग को आप किस प्रकार प्रोत्साहित कर पाते हैं? आप जो दिन जिस दिनों की बात आपने याद कराई मैम, कोरोना काल हुआ करता था, बच्चे जो है अपने घरों में सिमट गए थे और उस समय उस आपदा में भी एक संभावना तलाशने की कोशिश हम लोगों ने करी थी। हमारा JCRT और पूरे शिक्षा विभाग, हम सभी शिक्षक, और उसी क्रम में हम सबों ने कम संसाधन में डिजिटली हम कंटेंट बनाकर बच्चों तक व्हाट्सएप के माध्यम से दिया करते थे। उसका बड़ा ही सकारात्मक फायदा मुझे महसूस हुआ। मतलब जैसे आप स्वयं जो डिजिटल उपयोग है उसमें आप स्वयं सक्षम हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपकी यह सक्षमता शुरू में बिल्कुल कोई दक्षता नहीं थी, लेकिन जब जरूरत महसूस हुई और उस हमारे जैसे सैकड़ों शिक्षक झारखंड के उसमें सम्मिलित हुए और उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बच्चों के परिवेश का उदाहरण लेकर बच्चों के आसपास, और जब शिक्षकों को अपने शिक्षकों को देखा करते थे उस वीडियो में पढ़ने के क्रम में बच्चे, तो उनको मजा आता था कि हमारे शिक्षक हैं, हमारे वाले उदाहरण दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन वो एक ऐसा समय था जब बच्चे आपसे सामने से जुड़े नहीं थे, वो डिजिटली आपसे जुड़े थे। लेकिन आज जबकि सब कुछ ओपन हो चुका है, विद्यालय वगैरह सही ढंग से संचालित किए जा रहे हैं, ऐसे में ICT इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ ना कुछ विद्यालय में गया होगा। तो आप डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने के लिए बच्चों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर पाते हैं? आपके विद्यालय में कैसा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बच्चे उसका कैसे उपयोग करते हैं? अभी तक हमारे पास विद्यालय में कोई स्मार्ट क्लासेस की उपलब्धता नहीं हो पाई। इसको लेकर हमने कोशिश करी है और बहुत जल्द होने की संभावना है। लेकिन तत्काल में जो व्हाट्सएप माध्यम होता है उस माध्यम से हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर बच्चों के पाठ को लेकर उसको सर्कुलेट करते हैं। साथ ही साथ बच्चों को भी हम बहुत प्रेरित करते हैं
कि वो अपनी कोई कविता का पारायण करके या कोई छोटी मोटी कहानी करके वो व्हाट्सएप के माध्यम से दें, और फिर वो टैब के माध्यम से और लैपटॉप के माध्यम से बच्चों का जो गतिविधियाँ होती है, जो शिक्षक की होती हैं, उन चीज़ों को जब दिखलाते हैं तो बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि हम सामान्य क्लास में हम जो कुछ दिखा पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम नहीं दिखला पाते हैं, लेकिन 10 मिनट का भी अगर ई कंटेंट बना हुआ है और उसमें जो बातें कही जा रही हैं उन सारी बातों को जब उसमें आता है तो बच्चे साथ साथ दिख रहा होता है। मैं एक कक्षा 3 का एक छोटा सा उदाहरण आपको सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि एक कक्षा 3 में छोटी सी कविता है, गिरा रुपया गहरे पानी में और गहरा समुंदर, इस तरह की बातें हो रही है उसमें। अब बच्चे को हम जब समान शिक्षक के रूप में कह रहे होते हैं नॉर्मल क्लास में तो बहुत सारी बातें नहीं दिखला पाते हैं, लेकिन उस समय डिजिटली उसका फायदा लेते हैं। समुद्र दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है, उसका पैसा गिरा हुआ है, वो उदास है, और बच्चा अपने आप को उससे जोड़ रहे होते हैं, तो उनका फिजिकली और मेंटली कंसंट्रेशन टोटली क्लास में होता है, तो उनकी सीखने की गति बहुत ही बेहतर होती है। तो इस तरह से छोटी छोटी कोशिश है और आने वाले दिनों में स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से हम अपने बच्चों को और बेहतर कर पाएंगे। जब हम NEP 2020 को देखते हैं या उसके पहले भी कई सारे दस्तावेज आए हैं और उनमें ज़्यादातर इस बात पर जोर दिया जाता है कि बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास हो, जी और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए जाते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी होता है बच्चे अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो है कि शिक्षक और बच्चों के बीच में संवाद हो। ऐसे अवसर एक विद्यालय प्रधान के रूप में आप किस प्रकार क्रिएट कर पाते हैं कि बच्चे और शिक्षकों के बीच में संवाद स्थापित हो सके? विद्यालय जैसे ही प्रारंभ होता है, दैनिक दिनचर्या में हमारी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले बच्चों के साथ हम सब शिक्षक और विद्यालय प्रधान के रूप में भी अनौपचारिक तरीके से संवाद खुलकर करें। बच्चे विद्यालय कैंपस में आते हैं, स्वच्छता को लेकर जब शुरुआत होती है तो उस समय हमारी छोटी छोटी हाउस वाइज एक टीम बनी होती है, उसमें शिक्षक भी होते हैं। बच्चे स्वच्छता को लेकर कार्य कर रहे होते हैं, उसमें शिक्षक भी कर रहे होते हैं, और उसी क्रम में शिक्षक और बच्चे से भी संवाद हो रहा होता है। शिक्षक को इस तरह से हमने प्रेरित किया है, मोटिवेट किया है कि हाँ इस तरह से बच्चों को लेकर कुछ बात करें, बच्चों के अंदर जानने की कोशिश करें। फिर आती है बात असेंबली का, उसमें बाल सभा और हाउस के आधार पर हम बटे हुए होते हैं, बच्चे भी बटे हुए होते हैं, जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत अभी हम हाँ, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देते हैं कि असेंबली में आकर वो अपनी बातों को, कविता को पारायण करना हो या कोई छोटी कहानी कहना हो तो कहें। तो कोशिश होती है कि बच्चा पहला से लेकर अंतिम बच्चा भी उस तरह से वहाँ पर असेंबली में आकर वो अपनी बातों को कर पाए और उसके अंदर का जो झिझक है वो खत्म हो पाए। क्योंकि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि हमारे पास तो नॉलेज तो होता है, लेकिन जब अभिव्यक्ति की बात आती है कि हम व्यक्त करें तो शायद शब्द नहीं हो पाते हैं, शब्द अटक रहे होते हैं। और यह काम मैं अपने बच्चों को बहुत सशक्त तरीके से कर पाया हूँ कि बच्चे बहुत मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और यह सब हो पाया है शिक्षक और छात्र में बिल्कुल एक अनौपचारिक संबंध, मतलब उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता है और बेहतर तरीके से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, कहीं मैंने पढ़ा भी था कि अच्छा शिक्षक वो नहीं होता है जो अच्छे तरीके से पढ़ाता है, बल्कि अच्छा शिक्षक वो होता है जो अच्छे तरीके से कनेक्ट होता है। तो ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपका प्रयास भी सराहनीय है। पिछले वर्ष SLA झारखंड के राष्ट्रीय सेमिनार में आपका एक केस स्टडी सम्मिलित हुआ था। इसका जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी क्योंकि ये एक चुनौती भरा केस स्टडी था, जिसमें आपने विद्यालय में असामाजिक तत्वों से सुरक्षा एवं संरचनात्मक सुधार इस विषय पर आपने लिखा था। तो हमारे दर्शक जरूर ये जानना चाहेंगे कि क्या समस्या थी और आपका इस समस्या का निदान आपने कैसे किया? मेरे लिए बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती थी। विद्यालय के पास परिसर थे, लगभग 2.5 एकड़ का प्लॉट था, लेकिन बिल्कुल खुला हुआ पार्ट था। शाम को जब विद्यालय हम लोग छोड़कर जाते थे और जब दूसरे दिन सुबह आते थे तो असामाजिक तत्वों के द्वारा बहुत आपत्तिजनक चीज़ें आसपास बिखरा हुआ होता था, गंदगी फैला हुआ होता था और बिल्कुल अस्त व्यस्त होता था। सुबह जब दूसरे दिन विद्यालय आता था तो काफ़ी मन में निराशा आती थी कि आखिर इन चीज़ों को हटाने के लिए, चूँकि हमारा विद्यालय मध्य विद्यालय है और यहाँ पर कोई किसी तरह की सफाई कर्मी वगैरह नहीं होते हैं, तो या तो हम शिक्षक और छात्र आपस में मिलकर ही कुछ करते हैं। लेकिन मेरी वहाँ नैतिकता थोड़ी सी बड़ा मुश्किल में फंस जाता था कि हम वो सफाई क्या हमारे बच्चे करेंगे या हम शिक्षक प्रतिदिन कैसे कर पाएंगे। इसको लेकर मैंने वहाँ के समाज के लोगों से बात करी और समाज के लोगों को जोड़ा, चर्चा किया। कोशिश ये रही कि हाँ इस तरह की चीज़ों कैसे हमारे गांव या स्कूल के लिए प्रतिष्ठा की बातें हैं। इसी क्रम में हमारे कुछ पूर्ववर्ती उस विद्यालय के कुछ छात्र हैं जो अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, तो स्थानीय प्राधिकार के रूप में वहाँ जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे तत्कालीन, उनसे मैंने बात करी और उनसे मैंने विश्वास में लिया और जिला की विशेष शाखा के माध्यम से
लगभग 22 लाख के रुपए से वो 2.5 एकड़ का प्लॉट पूरा बाउंड्री वाल हुआ और बहुत सुरक्षित हुआ। उसी क्रम में मैंने समुदाय से भी थोड़ा साथ लिया। शौचालय की स्थिति को लेकर एक बहुत सारे सरकारी उपक्रम ऐसे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करना चाहते हैं। तो पावर ग्रिड हमारे यहाँ है, उनके मैं जनरल मैनेजर से जब बात करी और उनका विद्यालय में अभिनंदन किया, बच्चों से बात कराई, तो काफ़ी वो प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उस समय 50,000 रुपया खर्च करके शौचालय को बिल्कुल वो अपडेट किए और आज के डेट में इतना सुरक्षित और अच्छा सुंदर पर्यावरण वाला विद्यालय हुआ है कि बच्चों को भी पसंद है और अभिभावकों को भी लगने लगा है कि मेरा विद्यालय है। यहाँ मैं आप दोनों की चर्चा के बीच में अपने दर्शकों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सभी विद्यालय प्रमुख जो भी अपने विद्यालय परिवेश के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं या योजना बना करके उस पर कार्य करते हैं, वो जरूर अपने कार्यों का वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी बनाएं और साथ में कोई केस स्टडी जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शुक्ला सर के द्वारा बताया जा रहा था कि किस तरीके से उन्होंने असामाजिक तत्वों से विद्यालयों को बचाने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों का सहारा लेते हुए बाउंड्री वॉल करवाया, जो कि उनका विद्यालय कैंपस 2.5 एकड़ से भी अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो इस तरह की छोटी छोटी से लेकर के बड़ी जो भी चीज़ें आपके द्वारा विद्यालय के उत्थान के लिए किया गया है प्रयास, उसको आप कई तरीके से जो है राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट करने का माध्यम है वीडियो डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, केस स्टडी हो सकता है, या आपका शोध पत्र हो सकता है, या अन्य माध्यम जो अभी आपके संज्ञान में हो और हमारे पास अभी वो चीज़ नहीं आया हुआ हो, तो वो आप पत्रिका के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, या जो आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये शेयर करने का केवल एक मकसद ये नहीं है कि जानकारी जुटाना है। अगर आपसे चीज़ें निकल करके जब आती हैं तो आप कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो 35,000 से अधिक विद्यालय हैं उन सभी के प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए एक प्रेरणा स्रोत का कार्य होता है। और हम चाहेंगे कि इस तरीके के हजारों की संख्या में हमारे राज्य में जो प्रधानाध्यापक हैं वो कार्य कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बरियातू रांची के ही जो प्रधानाध्यापक हैं श्री दीपक कुमार जी, उनके द्वारा भी अपने विद्यालय में बहुत ही तरह से कार्य किया गया है। और एक तो उनका विद्यालय मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो उनका प्रयास है वो सराहनीय रहा है। तो इस तरीके से हमें जानकारी जब मिलती है तो कहीं ना कहीं बाकी के प्रधानाध्यापक तक भी वो जानकारी आसानी से हम लोग उपलब्ध करा पाते हैं, उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन हो पाती है और वो सभी के लिए उपलब्ध होता है प्रेरणा लेने के लिए। तो आप सभी दर्शकों से यह आग्रह होगा कि आप हमें जरूर हमारे ऑफिशियल मेल आईडी पर, व्हाट्सएप पर और अन्य माध्यमों से भी अपने नवाचार और किए गए प्रयासों को जरूर साझा करें। आगे चर्चा। बिल्कुल सही जानकारी दी आपने, क्योंकि जिस तरह से सर ने अपने केस स्टडी को लिखा वो प्रकाशित हुआ और आज हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो इस तरह से आप भी अपने केस स्टडीज़ या वीडियो डॉक्यूमेंट्री या फिर शोध पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं। सर, आपने जो अपनी ये केस स्टडी बताई और जिस तरह से आपने उसका निदान किया, ये बहुत प्रेरक रहेगा हमारे सारे दर्शकों के लिए। जैसा कि मैंने देखा आप मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मैंने कई सारी आपकी पेपर कटिंग देखी है और मैंने आपको सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव देखा है। आज के समय में ये ज़रूरी भी है, तो इसके माध्यम से आप अपने विद्यालय को कैसे सुदृढ़ कर पाते हैं? समय की मांग है मैम। हमारे बच्चे, समाज के सभी लोग, चाहे वो किसी भी आर्थिक स्थिति से हों, फिर भी कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए होते हैं। इसको लेकर मैंने विद्यालय का पेज बनाया है और फेसबुक का आईडी भी क्रिएट किया है और उसमें बच्चों की छोटी छोटी गतिविधियां को मैं अपलोड करता हूं, व्हाट्सएप के माध्यम से उनके पेरेंट तक पहुंचाता भी हूं। इसका कहीं ना कहीं उद्देश्य यह है कि बच्चे थोड़ा सा इसको देखकर वो अच्छा महसूस करते हैं, उनके पेरेंट को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से वाकया मैं साझा करना चाहूँगा
एक दिन पहली क्लास का बच्चा बहुत नज़दीक आकर कहता है कि सर एक ठे फोटो हमको खिंचवाना है और मेरे पापा के व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, और बजाते कलर चश्मा लगाता है और सामने खड़े होकर कि हम हेड सर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब पहली क्लास का बच्चा इतना वो आत्मिक महसूस कर सकता है तब तो फिर किसी बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो हमारी लगातार कोशिश है कि उनकी छोटी छोटी गतिविधियाँ, असेंबली को भी मैं लाइव करता हूँ। उसका उद्देश्य है कि यदि मैं अच्छा कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मेरे साथ साथ मेरे और मित्र, जिले के, राज्य के या समाज के अन्य लोग तक यह बात पहुँचे, यह बेहतर कार्य है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। और यही कई बार जो आपका सोशल मीडिया होता है और उसमें जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको कनेक्ट करती हैं कई सारे लोगों से, जिनसे आप अच्छे विचार भी ले सकते हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं भी ले सकते हैं। आपसे जब भी व्यक्तिगत बातचीत हुई है या फिर कई सारी घटनाएं जो आपने अभी कार्यक्रम के दौरान भी शेयर की हैं, तो इनसे ये तो पता चलता है कि आप बहुत सामाजिक हैं और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है आपके अंदर जो संवाद कौशल है और समन्वय का जो गुण है इसका। तो अपने विद्यालय में आपने एक तो केस स्टडीज़ में हमें बताया कि किस तरह सामाजिक भागीदारी से आपने बाउंड्री करवाया है। इसके अलावा सामाजिक भागीदारी अपने विद्यालय में आप कैसे सुनिश्चित करते हैं? इसको लेकर सबसे पहला मेरी कोशिश रही है कि विद्यालय में काफ़ी वर्षों से विद्यालय संचालित था और उसका अतीत भी काफ़ी गौरव था। बीच में कतिपय कारणों से वह विद्यालय बंदी के कगार पर पहुंच गया, लेकिन उस क्रम में कुछ ऐसे छात्र हैं, पहले भी मैंने बात में चर्चा करी, वह बेहतर कर पाए, उनको मैं वहां से जोड़ने की कोशिश किया। साथ में जो बुजुर्ग हैं आसपास, उनसे बात करने की कोशिश करी, वहाँ उनको बुलाकर अभिनंदन करने की बात करी। उससे काफ़ी समाज के लोग प्रभावित थे और हमारा जो विज़न था इस विद्यालय को, वह गौरव फिर से हमको दिलाना है। क्योंकि मैं उस विद्यालय का छात्र था तो कहीं न कहीं मेरे मन में था कि इस विद्यालय को लेकर भी समाज में एक अच्छा, जो पुरानी बातें थी वो फिर से वापस आ जाए। तो इसको लेकर हमने बात करी और बेहतर करने की कोशिश करी। साथ में माता पिता के साथ कैसे हम आत्मिक रूप से जुड़ पाएँ, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझती हैं कि हम लोग का विद्यालय जिस क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, माता पिता बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, तो उनको थोड़ा सा बात करने में झिझक होती है। तो मैं उनके भाषा में, उनके हिसाब से, उनकी भावनाओं को समझने के लिए हम उनसे जुड़ाव किया और एक हम अपने यहाँ परामर्श सत्र चलाते हैं। उसका उद्देश्य यह होता है कि माता पिता की छोटी छोटी समस्याएं, चूँकि उनके पास शिक्षा नहीं है, तो छुट्टी के बाद वो माता पिता का अभिनंदन होता है कि कोई भी छोटी समस्या है उनकी, व्यक्तिगत, घरेलू, बच्चों को लेकर, वो आकर बात करें और उनको हम शिक्षक सहायता करते हैं, सलाह देते हैं और उन्हें मदद करते हैं। और इस तरीके से आज माता पिता, बच्चे तो बच्चे, माता पिता को भी लगता है कि हमारे गुरुजी वही गुरुजी हैं कि सारे सवालों का, सारे समस्याओं का अगर जवाब ढूंढना है तो गुरुजी के पास जाइए। पुरातन समय में चला करता था, बहुत हद तक मैं वापस लाने की कोशिश करी है मैंने। बहुत अच्छा और सराहनीय प्रयास है ये आपका, क्योंकि जब हम लोग साधारणतः जब हम लोग बात करते हैं तो हम बच्चों की समस्याओं तक केंद्रित रहते हैं, लेकिन उनके अभिभावकों की व्यक्तिगत समस्या में भी परामर्श देना और अभिभावकों का आकर परामर्श लेना, ये दोनों ही इस बात का संकेत है कि आपका जो संबंध है अपने समाज के साथ और पोषक क्षेत्र के साथ वो काफ़ी गहरा है। तो बहुत सारी जानकारी आज हमें आपसे प्राप्त हुई और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक भी इनसे बहुत लाभान्वित होंगे और कई सारे कार्य जो आपने किए हैं वो अपने विद्यालय में भी करना चाहेंगे। तो बातचीत के अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई संदेश जो आप विद्यालय प्रमुख को देना चाहें। मैं एक शिक्षक के रूप में या विद्यालय प्रमुख के रूप में अपने सभी शिक्षक साथियों को या विद्यालय प्रमुख साथियों को, चाहे वो राज्य के हों या पूरे देश किसी भी विद्यालय के हों, मेरी एक छोटी सी बस उनसे यही अपेक्षा होगी कि आप एक शिक्षक जैसे दायित्व पर हैं और शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान देना ही नहीं, सिर्फ ऑफिशियल कार्य का प्रबंधन ही नहीं, बल्कि आपको शैक्षिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रबंधन करने की ज़रूरत होती है। और इसको लेकर आपको एक बहुत ही बेहतर अवसर मिले हैं। हर एक बार सैकड़ों विद्यार्थी आपके संस्थान से निकल रहे होते हैं। आपका नेतृत्व क्षमता ही उन बच्चों को एक बेहतर इंसान बनाने में कहीं ना कहीं सहायक होगा। तो आप अपने नेतृत्व क्षमता को सतत विकास करते रहें और बेहतर कोशिश करते रहें, अपने पढ़ने की संस्कृति को बिल्डअप करें, जिससे कि आपके शिक्षक और आपके छात्र उसका एक अनुसरण कर पाएँ।
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संस्थान का या विद्यालय का प्रमुख जिस तरह से होंगे उसी तरह से कहीं ना कहीं उनके शिक्षक और छात्र भी होंगे। समुदाय का साथ लें और जो भी बातें होती है वो पारदर्शिता के साथ बात करें। बिल्कुल अभिभावक और माता पिता और समुदाय आपको खुलकर साथ देंगे। कहीं ना कहीं हम पारदर्शिता नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम सुखद परिणाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो पुनः अंतिम इन अ नटसेल यही आग्रह कि हम अपने विद्यालय को, अपने विद्यालय में जो भी हमारे बच्चे हैं उनकी उपस्थिति को बरकरार रखते हुए और एक बेहतर लक्ष्य तक, जो शैक्षिक और नैतिक लक्ष्य का निर्धारण आपने किया है विद्यालय प्रधान के रूप में, उसकी पूर्णता को लेकर आप अपना सतत प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। विद्यालय नेतृत्व एवं नवाचार आज का विषय था, जिस पर आप दोनों ने बहुत ही विस्तार से चर्चा की और हमारे दर्शकों को बहुत ही विस्तार से बताया भी। यह कार्यक्रम झारखंड विद्यालय नेतृत्व अकादमी के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है और इसके आयोजन के पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर से जो NCSL नीपा की गाइडलाइन है उसका भी ध्यान रखा गया है और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह मासिक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है राज्य स्तर पे। हमारे दोनों मेहमान ने हमसे बहुत ही विस्तार से बातचीत करते हुए बहुत ही विस्तार में हमें जानकारी दी है कि कैसे एक विद्यालय में नवाचार विद्यालय प्रमुख के द्वारा किया जाता है और उसका विद्यालय के किन किन आयामों में असर देखने को मिलता है और कैसे एक विद्यालय समग्र रूप में प्रगति की ओर अग्रसर होता है, चाहे वो विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण हो, चाहे वो बच्चों का अधिगम प्रतिफल को बढ़ाने का प्रयास हो, चाहे बच्चों का विद्यालय में जो उपस्थिति एक समस्या है सरकारी विद्यालयों में उसे कम करने का प्रयास हो। इन सभी भाग पर विस्तार से दिनेश कुमार शुक्ला जी ने हमें बताया। साथ ही मैं इसके लिए डॉक्टर निरुपमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही दिनेश कुमार शुक्ला जी को भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से आज का समय निकाल करके हमारे राज्य के अन्य विद्यालय प्रमुखों को अपनी जो जर्नी है, जो उन्होंने अपने विद्यालय में किया है पिछले 10 वर्षों के दौरान, उससे अवगत कराया उन्होंने कि किस तरीके से अन्य विद्यालय प्रमुख भी अपने यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं, विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने समाज का, अपने जनप्रतिनिधियों का, अपने शिक्षकों का, अपने बच्चों का सहयोग लेते हुए। साथ ही मैं धन्यवाद आप सभी दर्शकों का भी देना चाहूँगा और सभी विद्यालय प्रमुखों का भी, सभी DSLA एवं BSLA का भी जो इस कार्यक्रम में सहभागिता किए। उम्मीद करते हैं यह कार्यक्रम उपयोगी रहा होगा। अपनी प्रतिक्रिया हमें आप जरूर लिखिएगा। अपने यह कार्यक्रम अगर बाद में देखना शुरू किया होगा तो हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल से आप इसे पूरा जरूर देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की, लेकिन आप लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और तमाम शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ, वेबिनार और लाइव सेमिनार को देखते रहें। जोहार। धन्यवाद। थैंक यू।